मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं थॉमस जेफरसन के कोट के साथ। थॉमस कहते हैं द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज एटर्नल विजिलेंस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है एटर्नल विजिलेंस और ये जो वर्ड है प्राइस ऑफ फ्रीडम, इनके बीच में कनेक्शन क्या है? पहले तो वर्ड्स का मतलब समझेंगे। ये जो एटर्नल फ्रीडम है, इसका मतलब सिंपल है, सदैव सतर्क रहना, मतलब वॉचफुलनेस और अलर्टनेस, हमेशा रहना, उसी को हम क्या कहेंगे? एटर्नल विजिलेंस। और अगर एटर्नल विजिलेंस नहीं होगी तो ये जो हमारी फ्रीडम है ये खो जाएगी। मतलब क्या? मतलब सिंपल कि अगर हमें अपनी फ्रीडम को बचाए रखना है तो हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। और ये जो फ्रीडम है ये आप किसी भी डोमेन में ले सकते हैं। ये आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम हो सकती है, ये आपकी सोशल फ्रीडम हो सकती है, ये आपकी पर्सनल फ्रीडम हो सकती है। अगर आपको फ्री रहना है मेंटली, सोशली, फिजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा अपने डोमेन के अंदर। सिमिलरली जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपको CAPF लेना है तो आपको अपनी नज़रें जो हैं उसके ऊपर गड़ा के रखनी पड़ेगी, तभी CAPF मिल पाएगा, नहीं तो वो हाथ से चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्रीडम के लिए एप्लीकेबल है कि अगर हमने जो है अटेंशन देनी बंद कर दी, जो हमारे पास आज़ादी है उसके लिए, करप्शन बढ़ता रहेगा, इनजस्टिस बढ़ता रहेगा, टायरेनी बढ़ती रहेगी, और इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी फ्रीडम है वो खो जाएगी। ये कहीं ना कहीं मतलब है थॉमस जेफरसन का। आई होप कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ये जो एडिटोरियल है आज का हमारा डेली डिस्पैच जो डिस्कशन है, उससे ये जो कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, आप सभी को पता है ये जो डोमेन है सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, अगर देखें ब्रॉडली MHA इसको कंट्रोल करता है और उसी के अंदर हमारी CAPF फोर्सेस भी आती हैं, चाहे वो CISF हो गई, चाहे वो CRPF हो गई, सारी CAPF फोर्सेस MHA के अंदर आती है। असम राइफल का थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन मोरलेस सारी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, ये हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या कह लीजिए हमारी जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, वो कैसे रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में कन्वर्ट हो रही है, उसके ऊपर ये जो एडिटोरियल है ये एक हमारा जो ध्यान है केंद्रित करना चाहता है, फोकस करना चाहता है। तो हमारा जो CAPF एग्ज़ाम है उसके लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के एडिटोरियल्स। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारा एम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, ठीक है। जैसे जैसे नई नई डायमेंशन ऐड होगी, हमारे नॉलेज पूल बढ़ता रहेगा और सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएगी। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे जो होम अफेयर मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, तो ये जो है हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं जो है मोल्ड कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे हमने देखा था ये भारतीय न्याय संहिता का ये भी चेंज हो गया, पोटा हो गया, ये हमारा जो UPA हो गया, ये सारी चीज़ें, इनमें चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन जो इस एडिटोरियल की थीम है वो यही कि कैसे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो रिएक्टिव से प्रोएक्टिव चेंज होती जा रही है। क्या चीज़ होती है रिएक्टिव, क्या चीज़ होती है प्रोएक्टिव, सारी चीज़ समझेंगे। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे जज करते हैं? हम अपनी गवर्नमेंट को जब भी देखते हैं तो इस रूप में देखते हैं कि जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, लेट्स से टेररिस्ट अटैक हो गया पार्लियामेंट के ऊपर, या फिर जो है नेचुरल डिजास्टर आ गया, या फिर रियॉट्स हो गए UP वगैरह के अंदर, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस इमरजेंसी वाली सिचुएशन को कैसे टैकल करती है, उसके बेस पे हम जज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि अच्छी है या छोटी है। लेकिन यहाँ पे बता रखा है एडिटोरियल में, ये जो हमारे इमरजेंसीज हो जाती है, इसको टैकल करने पे आप गवर्नमेंट को जज कर रहे हैं, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, एक तरह से शॉर्ट विजन कहूँगा मैं तो। लेकिन रियल लीडरशिप जो होती है उसका मतलब सिंपल होता है कि जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है उसको सॉल्व कर ले, और यही जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यही यहाँ पे बता रखा है कि हम कैसे करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म का सोचती है, उसी को यहाँ पे बता रखा है। जैसे आपको पता भी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है मोटो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करना। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे मोदी जी का जो मोटो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टमिक स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम प्रोएक्टिव होते जा रहे हैं रिएक्टिव से, ये कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा कर रहा है। आगे चल के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले क्या होता था? देखो, पहले MHA को बेसिकली हम क्राइसिस मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे। क्यों क्राइसिस मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे? क्योंकि कुछ भी चीज़ हो जाती थी, क्योंकि पैरामिलिट्री उसी के अंदर आती है, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर उसी के अंदर आता है हमारी MHA के अंदर, तो वो इन सब चीज़ों को टैकल करती थी। लेकिन ये जो क्राइसिस मिनिस्ट्री है, अब ये
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दे रही है। जैसे ही हमने ये जो न्यूज़ आर्टिकल दे रखा है, ये भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का ही रिजल्ट है। और कल के न्यूज़पेपर के अंदर भी ये चीज़ आई थी कि हमारे जो MHA जो हमारे अमित शाह जी हैं, ये भी कुछ ड्रोन वगैरह का जो है वो ट्रायल कर रहे थे। तो एज सच वो मैंने इस आर्टिकल के अंदर नहीं लाया, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसा कुछ एडिटोरियल आएगा ही आएगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। वो स्ट्रेटजी के बारे में था, वहाँ से पेपर 1 के लिए क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि कुछ नाम वगैरह कुछ दे नहीं रखा था। लेकिन क्योंकि उन सब चीज़ों का यूज़ भी हम कर सकते हैं, तो आज एडिटोरियल में वही सारी चीज़ आ गई। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा कैसे जो है हमारी गवर्नमेंट को हम जज करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के बेस पे, क्राइसिस मिनिस्ट्री। लेकिन जो रियल लीडरशिप होती है वो क्या, जो दूरदर्शी हो, जो दूर का सोचे, और वही हमारी गवर्नमेंट कर रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। जैसे कि हमने देखा ना, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को लेके आ रही है। अब देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो, अब जो हमारी मिनिस्ट्री है, MHA की यहाँ पे पर्टिकुलरली बात हो रखी है। ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, अब ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो करती ही है, लेट्स से कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उस पर रिएक्ट करती है। लेकिन अब जो फ्यूचर में जो हमारे क्राइसिस होने वाले हैं, फ्यूचर में जो हमें प्रॉब्लम होने वाली है, उसका निवारण भी ये कर रही है, उसके लिए भी ये प्लानिंग कर रही है। जैसे देखो, काउंटर टेररिज्म जो लॉज हैं उसको स्ट्रेंथन कर रही है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे मैंने बताया कल जो न्यूज़पेपर में भी आया था, ड्रोन वगैरह का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कोई पर्टिकुलर ड्रोन था, कोई नाम नहीं दे रखा था, इसलिए पेपर 1 के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज नए नए वेपन्स लेके आना, जैसे एक धनुष आया था, हमने ये अपने डेली डिस्पैच में भी लेके आए थे। तो ये क्या चीज़ है, ये है सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, आगे प्लानिंग करना फ्यूचर की, और टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करना। हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ाना एक्सरसाइज करके। जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा था, एक हमारा जो ग्रुप एक्सरसाइज हुई थी हमारी ही फोर्सेस की। तो ये क्या चीज़ है, यही फ्यूचर की प्लानिंग है। यही सारी चीज़ हमारी क्या है, मिनिस्ट्री कर रही है। सारे जो पॉइंट्स हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, हमने डेली डिस्पैच में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे, ये हमने देखा कैसे जो हमारी जो MHA है, मिनिस्ट्री है, ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। और हमारी जो मिनिस्ट्री है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसके अंदर हमारा CAPF भी आता है पूरा, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है 2 चीज़ों के लिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना। मतलब सिंपल चीज़ कि पीस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो हमारी ये मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है। फेडरल स्ट्रक्चर आर्टिकल 355 की जो स्टेट्स होते हैं उनके अंदर कुछ थ्रेट हो जाता है तो हम जो है फोर्सेस अपनी भेज सकते हैं, वो वाला। ठीक है, यही यहाँ पे बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों। आर्टिकल 355, 256 और 356 जो है, इन आर्टिकल से जो है हमारी सेंटर जो पावर लेती है और हमारे स्टेट्स को और हमारी इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कहाँ से, हमारे MHA से, ये यहाँ पे बता रखा है। और अब से पहले, अभी करंटली नहीं, अब से पहले जो है हमारी जो मिनिस्ट्री है, बेसिकली इसका फोकस क्या रहता था, इसका फोकस रहता था कश्मीर में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनको सॉल्व करना। अभी ये जो हमारा जो आर्टिकल था उसके हटने से पहले नॉर्थ ईस्ट में जो इशू चल रहे हैं उनको सॉल्व करना, नक्सल एरिया में जो इशू चल रहे हैं उनको सॉल्व करना। और बनता भी था ये, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, हमारा कश्मीर हो गया, हमारा नक्सल वाला एरिया हो गया, और हमारा ये पंजाब वाला एरिया भी होगा, क्योंकि वहाँ पे भी खालिस्तान की डिमांड उठ रही है। हमारा तमिलनाडु वाला एरिया होगा जहाँ पे लिट्टे वाली प्रॉब्लम है, अभी भी वहाँ पे जो है ये सारी जो प्रॉब्लम है फेस करने को मिलती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है अभी तक हमारी मिनिस्ट्री जो है डील कर ली थी। तो यही क्या चीज़ है, यही रिएक्टिव पॉलिसी है। और यहाँ पे करना भी था क्योंकि यहाँ पे हाई वायलेंस होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, डेथ हो जाती थी, हमें जो है बहुत टेरर देखने को मिलता था इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर। तो अगर पूरे इंडिया का अगर हम मैप बनाएं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये हमारा हो गया प्यारा भारत। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखोगे तो हमारा इंडिया कितनी तरफ से जो है खतरे से घिरा हुआ है। ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे हमारा LAC LOC हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया जो हमेशा डिस्टर्ब में रहता है, ये हमारा एरिया हो गया ये वाला जहाँ पे खालिस्तान, सॉरी ये वाला एरिया, ये वाला खालिस्तान की जहाँ पे डिमांड उठ रही है, ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया जो हमेशा जो है जैसे आपने देखा होगा ना 26/11 हुआ था, जो बॉम्बे अटैक हुआ था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अभी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम। प्लस ये वाला एरिया हो गया, लिट्टे वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, रेड कॉरिडोर एरिया हो गया। तो देखा जाए मोरलेस जो हमारा भारत है खतरों से घिरा पड़ा है। तो इन्हीं को जो है सॉल्व करने के लिए हमारी MHA जो है प्रयास करती रहती थी।
तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब क्या कर रही है एमएचए, अब क्या कर रही है, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है। मेजर रिफॉर्म और क्या क्या चीज़ें हुई हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब से पहले देखो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रिएक्टिव लॉज के, रिएक्टिव पॉलिसी के एग्जाम्पल्स हैं कि सबसे पहले जब हम कुछ प्रॉब्लम फेस करते थे तब हम जो है एक सॉल्यूशन लेके आते थे। जैसे जब हमने पंजाब इंसर्जेंसी फेस करी तब हम टाडा लेके आए, ठीक है। जब हमने पार्लियामेंट अटैक फेस करा तब हम पोटा लेके आए। जब हमने मुंबई का जो 26/11 वाला हमला फेस करा तब हम एनआईए को लेके आए। तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारी रिएक्टिव पॉलिसी, ये है हमारे रिएक्टिव लॉज। मतलब पहले प्रॉब्लम हो गई उसके बाद हम जो है सॉल्यूशन लेके आए, यही होती है रिएक्टिव पॉलिसी। लेकिन अब जो हमारी मिनिस्ट्री है, जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा और जैसे हमारे जेफरसन भी बोलते हैं कि अगर आज़ाद रहना है, अगर फ्रीडम तुम्हें चाहिए, उसकी कॉस्ट तुम्हें देनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट क्या है, विजिलेंस। और वही हमारी मिनिस्ट्री जो है विजिलेंस कर रही है। ये देखो अब तक तो क्या थी, अब तक तो ये रिएक्टिव पॉलिसी थी, लेकिन अब जो है अब प्रोएक्टिव पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है। जैसे अब देखते हैं ये प्रोएक्टिव लीगल रिफॉर्म जो है अब जो हमारी गवर्नमेंट लेके आई है वो 27 लॉज पास कर दिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स देख लेते हैं। ये क्या है, ये है हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी। जैसे थॉमस जेफरसन ने बोला था कि हमें विजिलेंस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा, यही अलर्टनेस है। और यही हमारी जो है मिनिस्ट्री कर रही है। जैसे ऊपा हो गया, एनआईए हो गया, इनके जो एक्ट्स हैं इनके अंदर अभी रिफॉर्म लेके आए, नए नए चेंजेस लेके आए ताकि जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है उसको रोक सके। उनकी क्लियर डेफिनेशन हो गई, उनकी जो फंडिंग हो गई, उनके जो सोर्सेज हो गए, उन सबको ब्रेक करने के लिए यूपा और हमारे एनआईए में रिफॉर्म आए हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री है वो एक डेटाबेस क्रिएट कर रही है, जैसे आरबीएमएस ऐसे करके जो डेटाबेस था वो क्रिएट कर रही है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड करा रही है। एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट कराएं। तो ये क्या चीज़ है, प्रोएक्टिव चीज़ है। ये है प्रोएक्टिव पॉलिसी की। अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हम जो है रिफॉर्म करे जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई खतरा हो तो उससे हम निपट सके। इसी का रिजल्ट है कि अभी तक जो है 26/11 के बाद जो है हमने इंडिया के अंदर ऐसे टेररिस्ट अटैक कोई फेस नहीं करे हैं। उसके बाद हमारा CCTN हो गया, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बेसिकली एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जिससे हमारे पूरे जो पुलिस स्टेशन है या कह लीजिए जुडिशियल रिफॉर्म जो हमारा सिस्टम है वो पूरा जो है हमारा इससे कनेक्ट है। जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा जस्टिस सिस्टम, जो हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम है इंडिया का, इंडियन जस्टिस सिस्टम है, वो पूरा इससे कनेक्ट है। जैसे हमारे पुलिस स्टेशन हो गए, जैसे हमारे जेल हो गए, जैसे हमारे कोर्ट हो गए, फॉरेंसिक लैब हो गई, ये सारी चीज़ जो है इससे कनेक्ट है। लेट्स से कोई पुलिस स्टेशन में गया, उसका डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो गया। ये जो डेटा है अब ये कोर्ट में भी पहुंच जाएगा, ये जेल्स में भी पहुंच जाएगा, ये जो है फॉरेंसिक लैब्स में भी पहुंच जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, एक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। ये क्या क्या एडवांसमेंट कर दिया है, ये जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करके। इसके अलावा एक चीज़ और है, अभी जो रिसेंटली 3 क्रिमिनल लॉज जो है रिफॉर्म करे थे, ब्रिटिश एरा के जो लॉज थे उससे हम रिड ऑफ हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। ये क्या, यही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। जैसे भारतीय न्याय संहिता हो गया, नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, साक्ष्य अधिनियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी गवर्नमेंट के रिफॉर्म है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। किसके लिए, प्रोएक्टिवली जो है अपनी फ्रीडम को बचाए रखने के लिए। इसके अलावा और भी चीज़ हुई है, ये सारी चीज़ जो है नोट्स बना लेना। ये सारी चीज़ अगर आ जाता है ऐसा कुछ जैसे आज मैंने टॉपिक दिया है तो उसके ऊपर ये लिख सकते हैं हम। उसके अलावा क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, बजट हो गया और मॉडर्नाइजेशन हो गया। एमएचए का जो बजट है 2019 के कंपैरेटिवली 2025 के अंदर दुगने से ज़्यादा हो गया है। पहले 1 लाख करोड़ था, अब 2.33 लाख करोड़ है। ये फिगर याद कर लेना, लिख लेना। CAPF के पर जो पैसा खर्च होता था, जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF हो गई हमारी, ये सारी फोर्सेज जो हैं इनके ऊपर भी जो खर्चा होता था, इनकी स्पेंडिंग में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। 38,000 करोड़ पहले होते थे, अब 97,000 करोड़ हो गए 2024-25 में, डेकेड में, 10 सालों के अंदर। और इसी का रिजल्ट है, क्योंकि पैसे आएंगे तभी तो मॉडर्नाइजेशन होगा, इसी का रिजल्ट है हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी मॉडर्नाइजेशन हो गई। नए नए हथियार जो है, जिसके नाम मैं जो है डेली डिस्पैच में मिलाता रहता हूँ, ये सारे नए नए हथियार जो हम ले रहे हैं और अपनी फोर्स को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। जो हमारी वैसी वाली फेंसिंग हम कर रहे हैं बॉर्डर्स एरिया पे, ये सारी चीज़ें किसका रिजल्ट है, ये है हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी। अभी कुछ हुआ नहीं लेकिन फिर हम प्रोएक्टिवली जो है अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। वही की जो है आज़ादी की कीमत क्या है, सतर्कता, और वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे जेफरसन ने बोली थी। और इसी का रिज़ल्ट है क्या, कि हमारा जो कश्मीर हो गया, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, नक्सलाइट एरिया हो गया, यहाँ पे 70% तक जो है वायलेंस कम देखने को मिला है।
आपको पता होगा आज से 10 साल पहले जब मैं जॉब करता था तो उस टाइम में जो है हमारी कंपनी वगैरह वहाँ पे जाती थी इलेक्शन में, स्पेशली जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे स्टोन पैलेटिंग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। इवन जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो वो जहाँ पे रुकती थी, वहाँ से जो लोग हैं वो भी हथियार लेके वहाँ पे जाते रहते थे। तो इतने ज़्यादा जो है हालात ख़राब थे जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि स्टोन पैलेटिंग जैसी जो प्रॉब्लम थी वो अब देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। इंसर्जेंसी हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट में, अगर मणिपुर को हटा दें तो ड्रॉप हो चुकी है काफ़ी हद तक। नक्सल एरियाज़ हो गए, अब देखते हैं कि नई नई स्कीमें नक्सल एरियाज़ के अंदर लेके आते हैं। किस लिए लेके आते हैं? ताकि सोशली और इकोनॉमिकली उनको एडवांस करें और जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। क्यों सॉल्व करें? ये है हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी, यही हमारी गवर्नमेंट कर रही है और यही जो है एक सही अप्रोच है जेफरसन के अकॉर्डिंग भी और हमारे अकॉर्डिंग भी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि बोल रखा है कि जो हमारी MHA है अब वो प्रिपेयर है किसके लिए? जो भी फ्यूचर थ्रेट्स होंगे उनके लिए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ आ गई होंगी। पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे, जस्ट उसने उनको कनेक्ट करना है लिखने के लिए, और वो कनेक्ट यहाँ पे एडिटोरियल में तो काफ़ी अच्छे से कर दिया गया था। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे के अंदर ये जो मैंने मैपिंग करके आपको समझाया था ये मत करना वहाँ पे, क्योंकि ऐसे के अंदर जो है मैपिंग नहीं करते, बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखते, जस्ट पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है मैंने देखा था ग्रुप के अंदर भी जो शेयर करते हैं वो बुलेट पॉइंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी हमें। चलो ये हो गया हमारा मेरे प्यारे बच्चों आज का पेपर 2 का आपका टॉपिक। इसको लिखो, लिखने के बाद ट्राई करो, देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लिखना तो पड़ेगा, और लिखने के बाद जो है डिस्कशन ग्रुप में अंदर जो है आप शेयर भी कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? जो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए यूट्यूब वीडियो का, वहाँ पे 2 लिंक दे रखे होंगे। एक लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे ये जो PDF है वो आपको सुबह ही मिल जाती है 9 साढ़े 9 बजे तक, और उसके बाद जो दूसरा लिंक मिलेगा वो है हमारे डिस्कशन ग्रुप का, जहाँ पे बच्चे जो हैं अपना जो एसे है लिख के शेयर करते हैं और वहाँ पे वो इवेल्युएट भी करते हैं एक दूसरे का। वही चीज़ लर्निंग जो है वो जैसे जैसे आप बांटेंगे वैसे वैसे बढ़ेगी। और गांव में रहने वाले स्पेशली जो बच्चे हैं जिनको जो है अच्छी कंपनी नहीं मिल पाती, तो टेलीग्राम जैसी जो चैनल है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं आपको इन सब चीज़ों के लिए। तो चलो अब आगे चलते हैं, तो इसको ज्वाइन करना और अपना एसे राइटिंग लिख के वहाँ पे शेयर करना। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नर वर्सेस स्टेट। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नर के ऊपर पढ़ के जाना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पक्का आने वाला है यहाँ से। ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना भी गवर्नर के बारे में था हमने ऑलरेडी डेली डिस्पैच में कवर कर लिया है। बस उस डेली डिस्पैच को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, बस इतना करना है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमिलनाडु के जो गवर्नर है और ये जो हमारे वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में जो स्किर्मिशेस होती हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, वो तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और काफ़ी हद तक हम गवर्नर की क्या डिस्क्रिशनरी पावर होती है क्या नहीं होती ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो न्यूज़पेपर के अंदर आया था वो सारी चीज़ें भी एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, क्रिटिसाइज़ करा है RN रवि को, गवर्नर है कहाँ के, तमिलनाडु के। किस लिए? क्योंकि वो क्या करते थे कि जैसे लेट से जो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो असेंबली है, उन्होंने कोई बिल पास करा और दोनों उसमें पास होके वो वहाँ पे गया, तो वो हमारे जो गवर्नर थे वो क्या करते थे, उस बिल के ऊपर जो है असेंट नहीं देते थे। ठीक है, उसको रख के बैठ जाते थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई फिक्स टाइमलाइन बता नहीं रखी है, तो वो क्या करते थे, उसको रख के बैठ जाते थे। और फिर उसके बाद जब एक बार कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसको क्या करा कि प्रेसिडेंट के पास जो है उसके लिए भेज दिया रिव्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी तमिलनाडु के अंदर, जिसकी वजह से जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी वहाँ के जो फंक्शनिंग करने के अंदर, क्योंकि वो तमिलनाडु में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो इंडियंस हैं, तो वो भी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उसके ऊपर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भाई ये जो चल रहा है ये सब चीज़ें सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ही जो है टाइमलाइन दे रखी है। तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा क्रिटिकली भी डिस्कस करेंगे इसको। पहले देख लो आर्टिकल 200 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि जो हमारे गवर्नर हैं उनके पास 4 ऑप्शन रहते हैं जब कोई बिल जो है उनके पास आता है। पहला ऑप्शन है कि भाई उनको असेंट दे दो, ठीक है, जो आया उसको असेंट दे दी, ये होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विदहोल्ड द असेंट, मतलब क्या कि उनके पास बिल आया, उन्होंने बोला रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये पास नहीं होगा, ये होगा विदहोल्ड द असेंट। तीसरा बिल है रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल,
रिकन्सिडरेशन ऑफ द बिल क्या होता है कि भाई बिल आया, उन्होंने देखा इसमें ये चीज़ है, थोड़ा सा वापस भेज दिया कि इसको रिकन्सिडर करके भेजो, दोबारा इसको पढ़ के भेजो। लेकिन अगर रिकन्सिडरेशन हो गया तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो है, अगर हमारे प्रेसिडेंट की बात करें, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की, तो उनको असेंट देनी ही पड़ती है। सिमिलरली गवर्नर के पास भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि रिकन्सिडरेशन नहीं कर सकते दोनों, हमारे प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी। किस कंडीशन में? अगर वो जो बिल आया है वो मनी बिल हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास होगी भी कैसे। गवर्नर क्या कर सकता है कि अगर बिल आता है तो उस बिल को रिजर्व रख सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट को देने के लिए। और ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या कि अपनी समझ के ऊपर वो ये निर्णय लेता है, और इसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो है पर्टिकुलरली क्लैरिटी नहीं है, बस ये दे रखा है रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट, डिस्क्रिशनरी पावर। अब कोर्ट ने बोला, अब देखो ये सारी चीज़ें उनको दे रखी थी, या तो ग्रांट कर दो, नहीं कर दो रिकन्सिडर कर दो, नहीं तो रिजर्व कर लो। तो वो क्या करते थे कि बिल को जो है अपने पास रख के बैठ जाते थे, और उस पर कुछ भी जो है निर्णय नहीं लेते थे। एक तरह से पॉकेट वीटो टाइप की बात हो गई। और फिर उसके बाद जो है, अब जब कुछ चलता था तो फिर उसको फिर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करके भेज देते थे। ये सारी चीज़ें चलती थी। तो कोर्ट ने बोला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर टाइमलाइन तो नहीं दे रखी, कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर बात के ऊपर मेन इशू होता है उसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। चाहे कितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे कोर्ट ने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है एज सुन एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी वापस देना है इन आर्टिकल 200। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी करके देना है, ना कि जो है तुम पॉकेट वीटो जो है उसको रख के बैठ जाओ। ये चीज़ हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली। तो गवर्नर को एक और हिदायत दी कि उसको रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक्ट करना ही होगा, या तो असेंट दे, नहीं तो विदहोल्ड कर असेंट को। ये सारी चीज़ें जो है हमारे कोर्ट ने बोली, और यही सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, क्योंकि जो कोर्ट है वो कौन है? अल्टीमेट इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही तो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसी का तो ये मेन काम है, ठीक है। अब कोर्ट ने बोला कि ठीक है, 1 मंथ के अंदर जो है असेंट विदहोल्ड वाला हो गया, 3 मंथ के अंदर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली कोर्ट ने टाइमलाइन दी है। क्यों मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा? क्योंकि देखो, कोर्ट ने टाइमलाइन दे दी है तो क्या ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी? नहीं सॉल्व होगी। कब सॉल्व होगी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ मेंशन होनी चाहिए, तब जाके जो है गवर्नर उसको फॉलो करेगा। गवर्नर एक एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव को ये स्पेशली गवर्नर की अगर बात करें, ये सारी पावर कहाँ से फ्लो होती है? ये फ्लो होती है हमारे कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ये हमारे कोर्ट ने अपना रोल प्ले कर दिया, ठीक है। यही सारी चीज़ बाकी आगे भी जो है वो सारी चीज़ बोल रखी है। मेन चीज़ क्या थी? मेन हमारी ये चीज़ थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारे CAPF के अंदर, और जो हमने डिस्कस करा उसमें से भी एक आधा स्टेटमेंट देके क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, अटैम्प्ट करो एटलीस्ट। अब देखो मैं, अब क्या होता है, पहले तो बच्चे क्या करते थे, अटैम्प्ट करते थे और मैं वहीं पे जो है कमेंट बॉक्स पे कर देता था। लेकिन अब क्या है कि बच्चों को पता है कि भाई जो मैं एंड में डिस्कस करूँगा तो कमेंट करते ही नहीं है कि भाई चलो डिस्कस होगा तो वहीं देख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। न्यू आधार ऐप, देखो अभी क्या हो रहा है, एक हमारी जो आधार वाली जो एजेंसी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अभी एक नया जो ऐप है, न्यू आधार ऐप, एक लॉन्च करने वाली है। और इसके अनाउंसमेंट कर दिए हमारी मेती ने। मेती कौन? मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री वाले जो मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव जी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दिया कि आधार ऐप आएगा, न्यू आधार ऐप आएगा। इससे होगा क्या? देखो बेसिकली अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी आधार के साथ कि आधार आप जो है कहीं होटल में गए, कहीं कुछ करने गए, कहीं कुछ करने गए, ETC, तो वहाँ पे जो है आप अपना आधार जो है वो जमा करा देते थे, ठीक है। अब वहाँ पे जो है आपका आधार जो है लीक हो जाता था, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। आपकी आइडेंटिटी लीक हो गई, आपकी आइडेंटिटी लीक होने से क्या होता था, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। उसकी वजह से एक नया फ्रॉड आ रहा था कि बैंक लेके आपके आधार नंबर बता रहा है, आपको पूरी डिटेल बता रहा है आपकी, तो आधार नंबर से पूरी डिटेल आ जाती है, तो वो सारी करके फिर आपसे जो है कहता था बैंक का बोल रहा हूँ, ये सारे फ्रॉड जो है वो चल रहे थे, ठीक है। और अभी ये कुछ न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था, या फिर जो है कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही रेपुटेड यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी कुछ बताया था कि जो है डार्क वेब पे जो है हमारे भारतीयों के जो है आधार नंबर जो है वो पूरी डिटेल्स जो हैं वो बिक रही है वहाँ पे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
ये हमारी जो न्यू आधार ऐप है, ये हमारी जो है मेती मिनिस्ट्री UID लेके आएंगे, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या कि देखो आपको वेरिफिकेशन करना है इंडिविजुअल का, तो जस्ट उस ऐप में जाइए और वो करके आप जो है उसके आधार का वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कोई जो है फिजिकली आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी आधार कार्ड मांगते हैं वहाँ पे, ठीक है। यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। QR कोड होगा, स्कैन करो और अपना फेस रिकॉग्निशन करो। तो देखो ये जो फेस रिकॉग्निशन वाला सिस्टम है ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। ऐसा नहीं है कि ये जो आधार ऐप आएगा यही पहला ऐप होगा जो हमारा जो है फेस रिकॉग्निशन करेगा। उससे पहले हमारा आधार फेस RD करके है जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा बैंक वगैरह में KYC वगैरह कराने जाते हैं, स्पेशली SBI बैंक वाले ज़्यादा करते हैं। तो SBI बैंक में जाएंगे KYC करने के, वो बोलेंगे इस काउंटर पे जाओ, फिर बोलेंगे उस काउंटर पे जाओ, फिर बोलेंगे इस काउंटर पे जाओ, और फिर जाके वो कुछ एक मोबाइल से लेके आपका जो है फेस करेंगे, उसके बाद बोलेंगे हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, यही हमारा आधार फेस RD वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, अभी ये जो है नया ऐप लेके आएंगे ताकि आप इंडिविजुअली वाइज भी है करा पाओ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था हमारा न्यू आधार ऐप के बारे में थोड़ी सी डिटेल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा हार्ट लैम्प, ठीक है। हार्ट लैम्प क्या है, देखने में तो ऐसे लग रहा है कोई लैम्प को, लेकिन हार्ट लैम्प क्या है, एक बुक का टाइटल है जिसकी ऑथर है हमारी बानू मुश्ताक। क्यों हम पढ़े इस बानू मुश्ताक के हार्ट लैम्प को, क्योंकि ये जो बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प है कन्नड़ में लिखी गई है, लेकिन ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो थोड़ी सी सुर्खियों में आ गई है हमारी हार्ट लैम्प। ट्रांसलेट किसने करा है, दीपा बास्टी ने, ठीक है। तो दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, ऑथर कौन है, ट्रांसलेटर कौन है। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये जो बुकर प्राइज़ है ये एनुअली आता है। सिंगल फिक्शन बुक, नॉन फिक्शन ही, फिक्शन बुक मतलब काल्पनिक जो कहानियाँ होती हैं उनको फिक्शन बुक कहते हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड की गई होती है, उनको दिया जाता है। और पब्लिश कहाँ पे हो, UK और आयरलैंड में हो, ठीक है। कितने पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं यहाँ पे 50,000 पाउंड मिलते हैं, डॉलर नहीं मिलते, 50,000 पाउंड मिलते हैं। और इसको इक्वली डिवाइड करेंगे ऑथर जिसने लिखी है, मतलब बानू मुश्ताक अगर जीत जाती हैं तो वो, प्लस जो ट्रांसलेटर है वो। ओरिजिनली जब ये बुकर प्राइज़ आया था तो बायएनुअली प्राइज़ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के नाम से। फिर 2015 में आके जो है इस आफ्टर 2015 इसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया गया और कोई भी नेशनैलिटी का जो है इसके अंदर एंटर कर सकता है, एनुअल होने लग गया। 2019 के अंदर इसका नाम भी चेंज कर दिया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के नाम से। और इसके अंदर बेसिकली अब जो है नोवेल हो गई, शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन हो गई, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। इंडिया के अंदर कौन है पहला भारतीय जिसने ये प्राइज़ जीता था, वो है हमारी गीतांजलि श्री। हिंदी नोवेल टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको जो है ये प्राइज़ मिला था। तो ये है हमारा क्या, हार्ट लैम्प के बारे में, और हमारा बुकर प्राइज़ हो गया उसके बारे में, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर में थे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करो। ये है हमारा मुद्रा वाला। देखो मुद्रा के इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, हमने ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस कर लिया था, और ये जो मैंने आपके लिए लिंक भी प्रोवाइड करा रखा है। ये मुद्रा स्कीम के बारे में जानना हो तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, ओपन सफारी हो जाएगा और यहाँ पे जाके आप जो है ये सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना। 26 अक्टूबर वाला जो है हमारा इसके अंदर था, 26 अक्टूबर को हमने करा था। तो ये हो गया मुद्रा का, थोड़ा सा देख लेना, तरुण वो किशोर वाला है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं हमारे MCQs, ठीक है। कल के जो है हमने डेली डिस्पैच डिस्कस करे थे उसके ऊपर बेस्ड है। अब आप भी ट्राई करना इसको करने की, क्योंकि कल से आज तक आते आते जो है आधी से ज़्यादा जो मेमोरी है हमारी खो जाती है, ठीक है। लेकिन ये पढ़ाई वाली मेमोरी को हमें को सिक्योर करके रखना है। उसका सिर्फ एकमात्र जो है उपाय है, वो क्या, रिवीजन। रिवाइज़ करने से जो है वो मेमोरी जो है हमारी वो हो जाती है, वो जो नसें होती है ना ब्रेन में, क्या कहते हैं उनको, मैं नाम भूल जाता हूँ, तो वो थोड़ी सी जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। ये ऐसे ऐसे करके होता है ना, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये करके ऐसे करके होता है, ये वाली जो है ये स्ट्रांग हो जाती है रिवाइज़ करने से, तो हमें सारी चीज़ ज़्यादा याद आने लग जाती है। तो चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो हम FCRA के बारे में हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। देखो हमने FCRA के बारे में कुछ पढ़ा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो टाइम लाइन था उसको यूटिलाइज़ करने का, वो कुछ 3 साल कर दिया था, कुछ एक जो है वो यूटिलाइज़ करने का टाइम 4 साल कर दिया था, और उसको फ़ंड लेने का टाइम कुछ 3 साल कर दिया था। ऐसा कुछ चेंजेस करे थे हमने,
ये हमने देखा था। अब उसी के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, पूरा FCRA देख लिया था। अब देखते हैं क्या आया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है नॉट, यहाँ पे नॉट वाला है, मतलब गलत जो होगा उसको हमें जो है टिक करना है। पहला देखते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड इन आर डेजिग्नेटेड SBI ब्रांच न्यू दिल्ली। बिल्कुल ये तो था ही कि एक ही जगह SBI न्यू दिल्ली में ही जो है वो रिसीव करेंगे, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये भी हमने देखा था। ऑफिस बियरर मस्ट प्रोवाइड आधार, हाँ बिल्कुल कि भाई जहाँ जो लेगा उस पर आधार होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, OCI होना चाहिए, ये भी हमने देखा था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हमने देखा था कि 50 से 20% कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 50%, मतलब इसका हमारा आंसर हो गया C। नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं, D था फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी, हाँ ये वाला भी था। ये तो हमने अभी देखा था कि जो रिसीव कर लिया ना तो इंडिविजुअल को ना किसी कंपनी को किसी भी एंटिटी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जो भी अगर NGO वगैरह है, NGO का एग्जाम्पल लेके हमने समझा था। देखो अगर हम कोई एक फिगर को अटैच कर लेते हैं तो हमारी माइंड में वो जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म तक जो है स्टेबल रहती है। और ये जो फार्मूला है ये IAS IPS लोग भी यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ कीजिए, उनसे सीखने की ज़रूरत है हमें। नेक्स्ट है हमारा कॉप थंडर। कॉप थंडर हमने देखा था जो है USA और फिलीपींस के बीच में हुआ था, और वो चाइना का 9 लाइन वगैरह वो भी हमने कल डिस्कस करा था, थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, ठीक है। कॉप थंडर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है USA और इंडिया, नहीं ये तो था फिलीपींस, पहला ही गलत हो गया, तो ये सारे गलत हैं, ठीक है। अब दूसरा देखना है, द एक्सरसाइज एम टू इम्प्रूव ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। देखो ये सारे वर्ड जो है ना कॉमन वर्ड्स टाइप के रहते हैं, तो इसमें उलझना मत, इसको ये सही होते हैं मोरलेस, ठीक है। बस ये रीजन देखना है इंडो पैसिफिक में था या नहीं था। देखो USA, ठीक है, और फिलीपींस और USA दोनों इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ही इधर उधर होते रहते हैं, तो हाँ भाई ये सही है, ठीक है। तो B हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे करके हमें आंसर करना है। नेक्स्ट हमने देखा था कल इंडियन डिफेंस स्पेस डेवलपमेंट, मतलब हमने वो डिफेंस स्पेस करके कुछ देखा था जिसके अंदर जो है सैटेलाइट्स वगैरह कुछ कॉन्डेशन ऐसा कॉन्स्टलेशन को करके कुछ हो रहा था, ऐसा हल्का हल्का हमें भी याद है, ठीक है। इतना ही याद रह पाता है, एग्जैक्ट फिगर तो किसी को याद नहीं रहेगी अगर जिसने 10 बार रिवाइज नहीं कर रखी हो, और मैं तो सिर्फ एक ही बार जब आपको पढ़ाता हूँ तभी देखता हूँ, तो मेरी मेमोरी से कमज़ोर तो शायद किसी की मेमोरी नहीं होगी, ठीक है। तो आप तो रिवाइज़ करते हैं, मैं रिवाइज़ भी नहीं करता। तो ये जो हमारा इंडियन डिफेंस स्पेस डेवलपमेंट था, ये हमने कुछ देखा था, कुछ जो है सैटेलाइट्स वगैरह कुछ कर रहा था, ऐसा कुछ हुआ था, कुछ फ्यूचर की स्ट्रेटजी बना रहा था स्पेस मिलिट्री के अंदर, ऐसा कुछ हमें याद है, ठीक है। अब चलो देखते हैं इंडियन स्पेस मिलिट्री, द इंडियन मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन, हाँ ऐसा कुछ कर रहा था, एंड द नेशनल मिलिट्री स्पेस पॉलिसी, ये भी ऐसा कुछ था, आर बीइंग डेवलप्ड साइमल्टेनियसली बाय अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो ये यहाँ पे हैक आ गया। अरे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे तो डिफेंस आनी चाहिए, नहीं तो MHA आना चाहिए, दोनों में से एक आना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर का क्या मतलब है, कट गया, ये गलत है, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफेंस स्पेस एजेंसी इज वर्किंग ऑन इंटीग्रेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हाँ ऐसा कुछ देखा था, ग्रिड टू रिड्यूस ऑपरेशनल लिमिटेशन, ये तो होगा ही होगा, तो हमारा आंसर हो गया इसका भी B दूसरा, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री नहीं थी वहाँ पे, शायद डिफेंस थी या MHA थी, ऐसा कुछ था, लेकिन एक्सटर्नल नहीं थी, डिफेंस ही होगी क्योंकि यहाँ पे डिफेंस स्पेस डेवलपमेंट है। तो हाउ, ये देखते हैं नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन द चार्जेस ऑफ न्यू हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश। हमने देखा था हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए थे, तो वहाँ से भी एक हाई कमिश्नर को इंडिया में भेज दिया था कि भाई हमारे थोड़े रिलेशन अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश में मैंने बोला था ये रिलेशन आप जो है उसमें कोट कर सकते हैं, बस अब नाम पहचानना है कौन सा है, याद रहता है नहीं रहता, देखते हैं। पहला मुस्तफ़िर रहमान, ऐसा तो नाम यहीं याद आ रहा, मोहम्मद यूनुस तो बिल्कुल नहीं हो सकते, साहिदुल हक भी नहीं है, रियाज़ हमीदुल्ला है शायद जहाँ तक है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा इसको, लेकिन जहाँ तक मुझे मेमोरी में याद आ रही है रियाज़ करके कुछ था उनका, रियाज़ हमीदुल्ला। मुस्तफ़िर मुर रहमान ये भी लग रहा है, लेकिन नहीं ये नहीं हो सकता, C ही इसका आंसर है। कोई नहीं, एक बार कल का डेली डिस्पैच जो है हम वो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है हमें याद आ जाएगा। कल का ये रहा 8वां, ये थे हमारे रियाज़ अहमदुल्ला, बिल्कुल सही, हमारा 9वां सही है, रियाज़ अहमदुल्ला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे समझ आया होगा, अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और शेयर थोड़ा सा ज़्यादा करो। थैंक यू सो मच।